हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो जैसा कि आपको पता है कि हमने आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ की सीरीज़ स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि अब जल्दी ही उसका एग्ज़ाम होने वाला है। हालाँकि अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जो 4 तारीख की जो हियरिंग हुई थी लास्ट हियरिंग, ठीक? तो उसका भी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। पर लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है कि शायद जो डिसीज़न है वो 10th वाले को फेवर में जाएगा और जब 10th वाले को फेवर में डिसीजन जाएगा, तो एग्ज़ाम भी जल्दी से जल्दी होएगा आपका, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए अपनी तैयारी को आपको बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ ये देखते रहो कि कब कोर्ट का डिसीजन आएगा और मैं जब तैयारी स्टार्ट करूँगा, ठीक? तो फिर तो आपका सिलेक्शन होने से रहा। क्योंकि अगर आप मान लो एग्ज़ाम होने लग गया नवंबर से, जैसे 17 नवंबर निर्धारित थी पहले डेट और मानो उससे ही एग्ज़ाम हो गया, तो फिर क्या करोगे आप? आपकी तो अभी तैयारी भी नहीं है। तो इसलिए अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए, ठीक? तभी आप सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? और इससे पहले मैं आपको बता दूँ हमने एक मतलब प्रैक्टिस सेट 1 भी करवा दिया है, तो उसे भी आप देख लेना। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है? तो करते हैं। देखो जैसे कि आपको पता होगा, हालाँकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक? लेकिन मैं इस प्रैक्टिस सेट में करवाता हूँ 20 क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन एनफ हैं, ठीक है? क्योंकि 25 क्वेश्चन की थोड़ी लंबी वीडियो बैठेगी, तो आप भी बोर हो जाओगे लेते-लेते, तो 20 क्वेश्चन इज़ द एनफ फॉर यू, ठीक है? बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कीजिए। देखो सबसे पहले आपको खुद सोल्व करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, तभी मतलब होगा क्लास लेने का, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया और फिर विमल चले गए। ठीक है, शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में पूरा किया। हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हरीश और विमल, देखो हरीश की एफिशिएंसी मानी हमने एच, विमल की मानी वी। तो इन दोनों का जो कार्य है वो दोनों मिलकर जो करेंगे 20 दिनों में करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है? दोनों की अगर एफिशिएंसी जोड़ देंगे, जितने दिनों में वो कार्य कर रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इन्होंने उन्होंने इस पर 15 दिनों तक तो साथ काम किया, ठीक? 15 दिनों तक, यानी 15 दिनों तक तो हरीश और विमल ने साथ काम किया, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में पूरा किया। जो शेष कार्य बचा, ठीक? वो 10 दिनों में पूरा किया किसने? हरीश ने। हरीश की एफिशिएंसी है एच, ये। तो इस प्रकार हमने जो टोटल वर्क निकाल के बराबर कर लिया, जिससे कि यहाँ से हम इनका एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकें। तो अब करते हैं। देखो, यहाँ से अगर हम करेंगे यानी कि H प्लस V इधर आएगा, यानी 20 में से 15 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, ठीक? अंदर H प्लस V, ये क्या है? एफिशिएंसी इनों की। यहाँ क्या है? 10H। और मैं इसे काटूंगा, देखो 5 दूनी 10, ठीक है? यहाँ बचेगा H प्लस V इक्वल टू 2H। अब देख सकते हैं एक H इधर जाएगा तो V इक्वल टू H। तो कह सकते हैं दोनों की एफिशिएंसी क्या है? बराबर है, ठीक? तो जब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, दोनों मिलकर 20 दिनों में काम कंप्लीट पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर वो अलग-अलग कार्य को करेंगे तो 40 दिनों में करेंगे। हरीश अकेले जो काम को पूरा करेगा वो करेगा 40 दिनों में, ठीक है? चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से क्या आई? V और H की एफिशिएंसी क्या आई? 1:1, ठीक है? 1 और 1 2, ठीक? तो 2 इंटू 20 ये होगा टोटल वर्क, ठीक? हमें निकालना हरीश का, तो हरीश की एफिशिएंसी है 1, तो यहाँ से जब भी क्या है 20 दूनी 40, ठीक है? मैंने आपको सिंप्लीफाई भी कर दिया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। ठीक है, इसमें बोला है कि रूट के अंदर है 3 की पावर n इक्वल टू 729, तो n का मान हमें निकालना है। देखो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए, 729 है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देखो, यानी रूट के अंदर है, इस बात का ध्यान रखना, 3 की पावर n, तो 729 को हम लिख सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 4 क्या होती है? 81, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 लिख सकते हैं इसे, ठीक है? 729 को। अब देखो, ठीक, अब हम क्या करेंगे? तो इसे हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? यानी 3 की पावर 6, या इसे 3, इसे 729 ही रहने दो आप, ठीक है? तो 729 बनाना हमें यहाँ, तो 3 की पावर हमें करनी पड़ेगी 12, ठीक है? रूट के अंदर ये बन जाएगा हमारा 729। इस बात का ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर है, क्योंकि 3 की पावर 6 होती है 729, लेकिन ये रूट के अंदर है, तो इसलिए हमें 3 की पावर 12 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब रूट से 12 आएगा तो 3 की पावर 6 बचेगी। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू है यहाँ से आएगी 12, ठीक है? कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, n की पावर सॉरी n का मान निकालने क्या निकाल देंगे? 6 निकाल देंगे। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि रूट के अंदर है ये।
बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, कीजिए। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, यानी 6 HCF और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM 84 है, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या 42 तो दूसरी संख्या क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक। तो हमें जो HCF दिया है वो दिया है 6, ठीक है, और LCM दिया है 84 ये, ठीक है। इनमें से एक संख्या दिया 42, तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। जब एक संख्या है 42, ठीक है, तो ऑप्शन से देखो दूसरी संख्या हमने 12 मान ली, ठीक। 42 और 12 का HCF क्या आएगा? 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, तो इनका HCF क्या आएगा? 6 ही आएगा, ठीक है। और LCM क्या आएगा? ठीक, यानी कि LCM आएगा इनका 42 दूनी 84, 12 सत्ते 84, ठीक, तो 84 आएगा इनका LCM। तो बस हमने तो ऑप्शन की सहायता से कर दिया, यानी 12 ही वो संख्या है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो समझ में तो आपके आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपके कहीं समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये जो सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है, ऐसा नहीं कोई नए क्वेश्चन है, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एनटीपीसी के इससे पहले एग्जाम हो चुके हैं, एएलपी के हो चुके हैं, जेई के हो चुके हैं, तो सब में इसी प्रकार क्वेश्चन थे और वहीं से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं, ऐसा नहीं कोई अलग क्वेश्चन है। देखो इसमें यानी कि ये दिया में एक्स वाई की पावर 2, ठीक, प्लस 1/x(y)2 यानी कि इक्वल टू क्या है? 83। तो हमें क्या निकालना? ये निकालना एक्स वाई माइनस 1/xy। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, यानी कि ये इस प्रकार बन गया ना, देखो देख सकते हैं आप, जैसे a की पावर 2 प्लस 1/a की पावर 2 इक्वल टू 83, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करते हैं? -2 करेंगे इसमें, यानी a की पावर 2 प्लस 1/a की पावर 2 माइनस 2, ठीक है। इधर भी क्या करेंगे? 83 माइनस 2, तो यहाँ से क्या आएगा? देखो यानी कि इसे बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जिससे कि आपके आसानी से समझ में आ जाए। इसे कैसे लिख सकते हैं? a की पावर 2 प्लस 1/a की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई a, ठीक, मल्टीप्लाई 1/a। कुछ फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि a से a खत्म हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या आएगा? 81। अब देख सकते हैं यहाँ a की पावर 2 प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक। तो किसका बन गया? इसका a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, यहाँ क्या? 81, ठीक है। ये रूट में जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 9, तो इसका मतलब a माइनस 1/a क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक, यानी यही, क्योंकि हमने a क्या मान लिया? ये मान लिया xy, जिससे कि आसानी से सोल्व हो जाए। तो ये क्या आ गया हमारा? 9। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने बिल्कुल आपको मतलब आसानी से सिंप्लीफाई किया है बिल्कुल। चाहता तो मैं इसे एक लाइन में भी कर सकता था, ठीक, इसमें मतलब आपको इसमें कलम ही नहीं उठाना है, आप सीधा देख सकते हैं 83 में से 2 जाएगा जब 81 बचेगा, 81 किसका होता है? 9 का, तो सीधा 9 आंसर। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक, लेकिन समझाना मेरा फर्ज है तो इसलिए मैं बता देता हूँ। अब करो फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का रेशो दिया है, ठीक है, 2:3। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90, तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, देखिए ये तो बच्चों वाला सवाल है, ठीक। तो रेशो दे दिया 2:3, 2:3 किसका? पहले कौन है? यानी कि पुरुष कर्मचारी की संख्या का अनुपात ये महिला, यानी फीमेल रेशो मेल, ये। और हमें दिया क्या? किसकी संख्या दी? पुरुष की, यानी मेल। तो मेल की वैल्यू है 3, यानी 3 की वैल्यू कितनी दी है? 90। हमें निकालनी है कर्मचारियों की टोटल संख्या, तो 2 और 3 5, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। 3 से काटेंगे, 30 या 90, ठीक है, 30 की मल्टीप्लाई होगी 5 में, तो 5 या 15, तो 150 आना चाहिए, ठीक। तो ये रहा 150। बढ़े आगे, करो छठा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त की परिधि, देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया, पाई आर स्क्वायर, तो वो क्या दिया हमें? 154, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7, ठीक, आर स्क्वायर, तो यहाँ से ये 154, ठीक। अब मैं काट सकता हूँ, देखो 22 से डायरेक्ट कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 11 से काटो, चलो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, ठीक है। 2 से काटूंगा 7 बार, ठीक। तो इधर क्या? आर स्क्वायर, इधर क्या? 7, ये भी 7 इधर पहुंचेगा नहीं, 7 मल्टीप्लाई 7, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 7। हमें निकालना वृत्त की परिधि,
वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर क्या 7, तो 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44, तो 44 आना चाहिए। तो 44 ये रहा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आसान सही क्वेश्चन है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, ये एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका? ये है हमारा एनटीपीसी 2019 आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चाहो तो आप इसे अगर थोड़ा ध्यान पूर्वक इसे पढ़ोगे क्वेश्चन को तो विदाउट कलम इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन इसमें कह रहा हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो यानी 1 मिनट में क्या हो जाता है दोगुना, तो दूसरे मिनट में क्या होएगा 4 गुना, ठीक, तीसरे मिनट में क्या होएगा 8 गुना। टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। ठीक है, अब चौथे मिनट में क्या होएगा 16 गुना, तो कह सकते हैं यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3, ठीक, यहाँ 2 की पावर 4, इस प्रकार हो रहा है आम जो बढ़ रहा है। तो जो 30 मिनट बाद, ठीक है, तो कह सकते हैं यानी 30 मिनट बाद जो है वो 2 की पावर 30 इतने आम हो जाएंगे टोकरी में। ठीक है, लेकिन इसने बोला टोकरी जब आधी भर जाएगी तो कितने मिनट में भरेगी। देखो सिंपल सी बात है, यानी 30 मिनट में कितने आम आ रहे हैं इसमें 2 की पावर 30। ठीक है, तो हमें आधी टोकरी भरनी है। आधी टोकरी का मतलब जब मैं इसे आधा करूंगा तो आधी टोकरी भर जाएगी, इसे भी आधा करना पड़ेगा। सॉरी, गलत कर दिया, इसे आधा नहीं करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, इससे पहले टोकरी तो हर मिनट में दोगुनी हो रही है ना, तो इसका मतलब जो इससे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक, तो 29 मिनट में 29 मिनट में जो टोकरी भरी होगी वो 2 की पावर 29 इतनी भरी होगी, और ये क्या इसका आधा। ठीक, क्योंकि 2 की पावर 30 का जब मैं आधा करूंगा तो 2 की पावर 29 ही आएगा ना, तो इसका मतलब 29 मिनट में वो टोकरी आधी भरेगी। ठीक है, ज्यादातर बच्चे इसमें क्या करेंगे, जैसे 30 मिनट में पूरी भर रही है तो इसका आधा कर देंगे 15 मिनट, तो 15 मिनट में आधी भर जाएगी। नहीं, ठीक है, थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्वेश्चनों को, क्योंकि हर 1 मिनट में दोगुनी हो रही है। इसका मतलब जब 30 मिनट में टोकरी फुल हो रही है तो 30 मिनट से 1 मिनट पहले वो आधी रहेगी ना, क्योंकि हर 1 मिनट में दोगुनी हो रही है। बढ़े आगे, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। करो 8वां क्वेश्चन। देखो ये तो सिंपल सही है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√2 का क्या आएगा स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इस पूरे का क्या दिया का मतलब मल्टीप्लाई 13, और ये क्या प्लस 15। ठीक है, बस ये सोल्व कर लो। 3 3 9 दूनी 18, यहाँ से आया 18, 2 दूनी 4, ठीक, मल्टीप्लाई 13 प्लस 15, 18 में से 4 जाएगा 14 की मल्टीप्लाई होगी 13 में, ठीक, प्लस 15, ठीक, यानी ठीक है, यानी 14 मल्टीप्लाई 13 प्लस 15, तो 14 थी 42 को 2 का हासिल 4, 14 कम 14 4 18 प्लस 15, 5 और 2 7, 18 और 1 19, तो 197 आना चाहिए। ये रहा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन था और कुछ नहीं। ठीक है, बढ़े आगे। करो 9वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात ये है, ठीक है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 तो संख्याएं हैं। बढ़िया क्वेश्चन। देखो जब दो संख्या को रेशो दिया है हमें, तो हम दो संख्या को क्या मान सकते हैं, एक तो मान ली 3x, एक मान ली 5x। ठीक है, अब इनका एलसीएम, अगर मैं इनका एलसीएम की बात करूं तो क्या आएगा, देखो 3 पंजे 15x, ये इनका एलसीएम आएगा जो कि दिया है हमें कितना 120, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 15 अट्ठे 120, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब क्या पूछा है, वो संख्या बतानी है, तो 3 अट्ठे 24, ठीक, 5 अट्ठे 40, ये हो जाएंगी दो संख्या 24 और 40, तेरा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बढ़े आगे। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं प्रीवियस ईयर के, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इस सेट में अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी कहने को ही ग्रुप डी है, लेकिन देखना उसके प्रीवियस ईयर उठा के आप मैथ के क्वेश्चन किस लेवल तक के पूछता है वो।
खूब अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं उसमें। इसमें कह रहा है कि जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया इतना तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है आपको। एक छोटी संख्या, मान लो एक ये है बड़ी संख्या, ये है छोटी संख्या। ये कह रहा है डिवाइड करने पर क्या होता है, भागफल हमें मिला 6 और शेषफल मिला 5। इसका मतलब देखो y इंटू ये भागफल है और इसमें मैं 6 जो शेषफल कितना, शेषफल 5 है, भागफल 6 है। तो इसका मतलब जो छोटी संख्या है इसमें मल्टीप्लाई करूंगा किसकी, 6 की, और शेषफल जोड़ूंगा तो वो हमें क्या मिलेगी, ये संख्या मिलेगी। समझ गए ऐसा? नहीं समझे तो देखो दोबारा बताता हूँ। देखो जैसे ये है 4, हमें भाग देना 15 में। ठीक है, तो ये कैसे देंगे, यानी 4 तिया 12, ठीक, यहाँ बचेगा 3। अगर मान लो मुझे यही संख्या निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, जो संख्या है भागफल में करूंगा मैं मल्टीप्लाई, यानी 4 मल्टीप्लाई, भागफल में करूंगा मल्टीप्लाई यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3, और जो रिमेनिंग है शेष इसे जोड़ूंगा तो 4 तिया 12 3 15, तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी मैंने ऐसे ही करा है। ठीक है, नहीं इस संख्या से हम क्या दे रहे हैं, भाग इसमें। ठीक, तो भागफल हमारे पास 6 है और रिमेनिंग शेषफल 5 है, तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से इक्वेशन बननी है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो इनका अंतर, तो बड़ी संख्या ये है यानी इनका अंतर ये कितना दिया 1540। हमें क्या बताना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी का मतलब y, तो y निकालना तो निकाल लो। देखो x की वैल्यू ये है, यहां से अगर मैं x की वैल्यू ये वाली पुट कर दूं, ये वाली, यानी कि y यानी 6y बोल सकता हूं इसे, 6y प्लस 5, ठीक है, माइनस y ऑलरेडी है ही, और 1540। अब देखो 6y में से एक y जाएगा तो यहाँ बचेगा 5y, यहाँ प्लस 5, यहाँ 1540। अब देखो 5 में कॉमन ले सकता हूँ, 5 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा y प्लस 1 इक्वल टू 1540। 5 से मैं काट सकता हूँ, यहाँ बचेगा y प्लस 1, यानी 5 या 15, 5 अट्ठे 40। ठीक, 1 इधर जाएगा तो बचेगा यहाँ 307। तो y की वैल्यू यानी कि जो छोटी संख्या है वो क्या है, 307। तो 307 है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है लास्ट में कि आप 20 में से कितने सही कर पाए। ठीक है, आपका स्कोर क्या बनना है मतलब, तो लास्ट में आपको लिखना है। और मैं सच बता रहा हूँ, देखो ग्रुप डी का एग्जाम निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हो। क्योंकि देखो हालांकि इसे सबसे छोटा एग्जाम मानते हैं, सबसे छोटी नौकरी मानते हैं ग्रुप डी को, ठीक, लेकिन कंपटीशन इसमें भी ज्यादा रहता है, और इस बार तो अब की बार भी ज्यादा रहेगा क्योंकि वैकेंसी कम है और कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं 2019 की तरह, 2019 में आपको बहुत कम कट ऑफ देखने को मिली थी ग्रुप डी में, लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं दिखेगा। अब की बार ग्रुप डी की भी कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी, इसलिए आपको टारगेट में 80 प्लस तो करना ही है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए कि ग्रुप डी में आपके 80 प्लस नंबर आए तो आप सेफर साइड हो। ठीक, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी एएलपी का एग्जाम हुआ, तो एएलपी का जब सीबीटी 1 हुआ तो उसकी कट ऑफ बहुत कम गई, सीबीटी 2 हुआ उसकी भी कट ऑफ बहुत कम गई जो साइको के लिए। ठीक, लेकिन जब साइको भी हो गया उसमें, जब उसकी फाइनल मेरिट आई, ठीक, यानी फाइनल रिजल्ट आया, तब उसकी कट ऑफ में एकदम उछाल देखने को मिला। ठीक, सारी कट ऑफ वहां 70 से 80 के बीच में है एएलपी की भी, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो इसलिए अपनी तैयारी को इस तरीके से करना है कि आपके बहुत ज्यादा नंबर आए, यानी 80 प्लस तो आपके आए। ठीक, कहीं ऐसा ना हो ठीक कि आपको बाद में पछताना पड़े, बस मेरा ये कहना है। और आपको जैसे मैथ रीजनिंग दोनों मिलाकर 55 नंबर के आएंगे। ठीक, 55 में से आपको टारगेट तो कम से कम ये करना है कि मैथ और रीजनिंग में ही आप 50 प्लस नंबर ले आओ। अगर आप इसमें ही 50 प्लस लेकर के आ जाओगे तो आपके लिए सिलेक्शन आसान हो जाएगा। ठीक, फिर बचेगी क्या, करंट और जीएस। करंट और जीएस में आप अगर 30 के आसपास भी नंबर लेकर आते हैं मिला करके, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। और यही तरीका होता है सिलेक्शन लेने का, इसी प्रकार आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे। देखो इसमें इस अमाउंट की जरूरत ही नहीं है,
ठीक, बस हमें पूछा कितने वर्ष में अमाउंट दोगुना हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए 4% ये। ठीक, हमने मान लिए एक्स वर्ष में दोगुने हो जाएंगे, दोगुने का मतलब 100% हो जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब ठीक, एक्स वर्ष में क्या हो जाएंगे दोगुने, तो यहाँ एक्स का मतलब यहाँ 25 आना चाहिए, क्यों 25 चौका 100, एक्स की वैल्यू 25 आएगी ना, इसे चलो काट ही लो यार, सिंपल सी बात। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 25, तो इसका मतलब 25 वर्ष में क्या हो जाएंगे दोगुने हो जाएंगे। मैंने 25 चौका 100, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, 100% का मतलब वो दोगुने हो जाएंगे। मैं हर चीज को आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि आपको कहीं कंफ्यूजन ही नहीं रहे। ठीक है, करो 12वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार की दुकान में 4 महीने में लगातार इतने 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 और इतने रुपए की बिक्री होती है। ठीक है, 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि कुल मिलाकर औसत इतना रहे। एवरेज का क्वेश्चन है, तो इसे तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो ना, जोड़ो, यानी कि पहले महीने की बिक्री है उसकी 2000 प्लस दूसरे महीने की 2500 प्लस तीसरे महीने की 3250 प्लस चौथे महीने की उसकी 4250 ठीक, प्लस 5वें महीने की हमें बतानी है, तो हमने मान ली एक्स इज इक्वल टू जो एवरेज है वो है 3500, तो ये है एवरेज 5 महीने का। इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से। ठीक है, अगर मैंने जोड़ता हूं, देखो लास्ट में जीरो तो आएगी, यहाँ 5 है, 5 और 5 10 की जीरो हासिल आएगा 1। ठीक, 2 और 1 3, 2 5, 5 10 की जीरो हासिल 1, 4 3 7, 2 9, 2 11 1 12, तो ये क्या है 12000 प्लस एक्स, ये क्या 500 500 5 पंजे 25 को 5 का हासिल 2, 5 6 15 2 17, 17500। 12000 जब माइनस होंगे इसमें से तो क्या आएगा, यानी 5500, 5500 आ गई। तो ये क्या आ गई एक्स की वैल्यू, यानी 5वें महीने की बिक्री, जो कि है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो। देखो खुद भी आपको कलम चलानी है, ठीक है, ऐसा नहीं आपको सिर्फ मेरी ही वीडियो देखते रहना है। इसमें कह रहा है कि 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 55, पांचों में से शीर्ष 3, ठीक है, यानी टॉप के जो 3 छात्र हैं उनके औसत अंक दे दिए 65, अन्य 2 छात्रों के औसत अंक क्या है। देखो ऐसा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। 5 छात्रों के जो औसत अंक है वो है 55, तो यहाँ से इनका क्या आ गया योगफल। ठीक है, जो 3 छात्र के औसत अंक है वो कितने हैं 65। ठीक, हमें क्या बताना है, जो 2 छात्र हैं उनके औसत अंक बताने हैं, तो 2 छात्रों के औसत अंक मान लो x, तो बस अब निकाल दो। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 2 27, 275। ये धराने पे माइनस होएगा नहीं, 3 पंजे 15 को 5 का 3 चिंग 18 19 ये, तो यहाँ 2x, 5 में से 5 जाएगा 0, 27 में से 19 गए 80, 2x, 2 से मैं काटूंगा 40। ठीक, ये आ गए हमारे 2 छात्रों के औसत अंक, क्योंकि 2 छात्रों को औसत अंक हमने क्या माने थे x माने थे। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो। देखो ये क्वेश्चन है रेशो एंड प्रोपोर्शन का, यानी कि x अनुपात 16, इसे हम लिख सकते हैं किस प्रकार 63 अनुपात 36, इस प्रकार लिख सकते हैं। बस अब इसे सोल्व कर लो। देखो 4 से काटूंगा 4 चौक 16, इसे काटूंगा 4 नीम 36, इसे काटूंगा 9 से 9 सत्ते 63, ये जाएगा इधर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 7, तो इसका मतलब 7 चौक 28, तो यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। करो। देखो ये है बढ़िया क्वेश्चन, यानी इसमें कह रहा है कि एक बंद बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दिए 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। बक्से का कुल बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इतना दिया। यदि बक्से की दीवारें समान मोटाई x सेंटीमीटर की हैं तो x किसके बराबर है। अगर आपने ये क्वेश्चन करके दिखा दिया, ठीक है, सबसे पहले आपको खुद करना है, वीडियो को पॉज करके फिर इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब भी देना है कि आप इसे कर पाए थे या नहीं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार करके देखो। ये प्रीवियस ईयर है, और शायद ये किसी, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो आया था ये यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था। ठीक, यानी इससे पहले जो हुआ था। करो एक बार, फिर देखो मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया तरीके से। देखो मैं आपको बताता हूँ,
इसमें बोला है कि एक बक्सा है इस प्रकार। देखो मैंने बक्सा भी बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है बक्सा। अब बक्सा आपका इस प्रकार है कुछ, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, देखो थोड़ा ध्यान समझना है। मैंने आपको इसलिए बनाया जिससे कि आपको अच्छे तरीके से मैं इसे समझा पाऊं, ठीक। जो बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई दी है उसने, ठीक, आंतरिक यानी अंदर की, यानी कह सकते हैं लंबाई 10, ठीक, चौड़ाई 8, और जो इसकी हाइट है वो 6, ठीक। हाइट कितनी बैठेगी इसकी, 6। ये इस प्रकार। तो ये आंतरिक है। और जो इसकी मोटाई है, मोटाई का मतलब ये एक्स दी है, तो ये भी इधर भी क्या रहेगी एक्स, इस प्रकार। और इधर भी क्या रहेगी एक्स, इधर भी क्या रहेगी एक्स। तो इस प्रकार ये मोटाई एक्स। अब देखो थोड़ा समझने वाली बात क्या है, अगर मैं इसकी बाहर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालूंगा, देखो जैसे अंदर की है 10, तो बाहर की बात करूंगा मैं, बाहर वाली, तो एक्स इधर है, एक्स इधर है इसकी मोटाई, तो 2x, इसमें 2x जोड़ दूंगा, तो यहां से जो इसकी लंबाई आएगी वो आएगी 10 प्लस 2x। ये आ गई इसकी लंबाई बाहर की। और मैं चौड़ाई निकालूंगा तो वो कितनी है 8, यानी 8 प्लस 2x, ये ठीक। ये आ गई इसकी चौड़ाई। अगर मैं इसकी हाइट निकालूंगा तो 6 प्लस 2x, ये आ गई इसकी हाइट। तो ये है इसमें जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ज्यादातर बच्चे यहीं अटक जाएंगे इसमें और इन पर सोल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन। अब कर सकते हैं इस आसानी से, क्योंकि जो हमें कुल बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, बाहर का जो क्षेत्रफल दिया हमें, तो फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, ठीक, घनाभ का, यानी बक्से का, बक्सा यानी घनाभ के आकार का है, तो होता है हमारा ये 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये होता है। तो ये हमें दिया है कितना 592, ये बस। अब इसे कर सकते हैं, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इज इक्वल टू, दो इधर जाएगा, दो से अगर मैं इसे काटूंगा यानी 2 दूनी 4, ठीक, 2 निम 18, 2 छिक्का 12, 296 आया। अब देखो यहाँ से लेंथ ब्रेथ हाइट इनकी वैल्यू करोगे, मतलब पुट करोगे इसमें, फिर इसे करोगे आप सोल्व, तो यहाँ से क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा बहुत लेंथी। अब इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, आप लोग ऑप्शन की सहायता, मोटाई तो बतानी है हमें, एक्स की वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करो, हमने पहले पुट करी 1, तो जब 1 पुट करेंगे तो 2 एकम 2, 10 2 12, लेंथ हो जाएगी 12, ठीक, चौड़ाई क्या हो जाएगी 2 एकम 2 8 2 10, ये 10, ठीक, प्लस यानी 10, हाइट क्या हो जाएगी 2 एकम 2 और 6 8, ठीक, प्लस हाइट 8, लेंथ कितनी 12। इसे आप सोल्व करके देखो, अगर ये 296 आया तो ठीक है, फिर हम दूसरा ऑप्शन पुट करेंगे। तो 12 धाम 120 प्लस 10 अट्ठे 80, 12 अट्ठे 96, और मैंने जोड़ता हूं यानी 6 8 9 17 और 12 29, तो 296 हमारा आ गया, 296 हमारा आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने पर ही हमारा आंसर आ गया है, तो इसका मतलब यही आंसर है, आपको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही इसका अच्छा तरीका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो। इसमें कह रहा है यदि ए बी का 250% तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, यानी ये कह रहा है ए जो है वो बी का कितना है 250%, ठीक है। बी का अगर बी होता 100 तो ये कितना होता 250, यही बोला है उसने, यही बोला है ना। तो यहाँ से इनका रेशो निकालेंगे, 0 से 0 खत्म, 5 से भी काटेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, ये आ गया। अब ये कह रहा है कि बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, बी, बी क्या 2, जो 2 है वो ए प्लस बी का, ए प्लस बी का मतलब 5 और 2 7, इसका कितने प्रतिशत है, बस ये निकाल दो।
तो यहाँ से क्या आएगा 200/7। 200/7 है ऑप्शन में है, तो 200/7% ये रहा। अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। इसमें कह रहा है यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया हमें 11:9 और उनके व्यास का अनुपात दिया 6:11, उनके आयतन का अनुपात कितना होगा? बढ़िया क्वेश्चन, करो एक बार खुद। देखो आयतन, पहले आपको पता होना चाहिए शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें 1/3 पाई इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रेशो ही तो पूछा है। तो रेशो अगर मान दो शंकुओं के उनके आयतन का अनुपात बताना है ना, मानो V1 और V2 ये पूछा है। V1 का मतलब 1/3 पाई ये R1 माने इसका स्क्वायर H, ये H1 माना, ठीक नहीं, 1/3 पाई ये R2 है इसका स्क्वायर और ये H2 है, ठीक। तो यहाँ से जब इनका रेशो निकालेंगे वॉल्यूम का, तो 1/3 पाई 1/3 पाई ये हो जाएगा खत्म। बचेगा क्या? R1 का स्क्वायर H1 और R2 का स्क्वायर H2। तो क्या कर देंगे अब? देखो शंकु की ऊंचाई का अनुपात 11:9 और उनके व्यास, देखो जो व्यास का अनुपात है 6:11, यानी डायमीटर का रेशो क्या दिया? 6:11। तो इनके रेडियस, इनका भी अनुपात क्या रहेगा? यही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका आधा करूंगा तो त्रिज्या निकलेगी, तो तब भी तो बात एक है, 2 से 2 कट जाएगा नीचे, तो बचेगा क्या? यही। तो इसका मतलब त्रिज्या के भी अनुपात क्या है? 6:11, यानी 6 का स्क्वायर, ठीक। हाइट का अनुपात इसका 11 है, ठीक। इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है 11, यानी इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई इसकी हाइट है 9। ये अब देखो 1 11 से ये खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 36 मल्टीप्लाई 1 11 मल्टीप्लाई 9, 9 से खत्म हो जाएगा, 9 चौक 36, तो क्या आ जाएगा? 4:11 आना चाहिए। ये रहा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो। इसमें कह रहा है कि ए बी और सी ने 5:7:4 के अनुपात में पूंजी निवेश की, उनके निवेश का समय X/Y/Z के अनुपात में है। यदि उनके लाभ 45:42:28 के अनुपात में वितरित किए जाते हैं तो X/Y/Z बताना है हमें। देखो ये हमारा क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो आपको पता होना चाहिए पहली बात, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है और जो इनटू टाइम जब निकलता है हमारा क्या? प्रॉफिट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है? हमारा प्रॉफिट होता है। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना। अगर हम टाइम निकालेंगे, टाइम का रेशो निकालना, तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पहुंचेगा नीचे, तो बस आप कर सकते हैं। देखो प्रॉफिट कितना दिया उसे, प्रॉफिट का रेशो जो दिया है वो दिया, देखो 45:42:28 ये दिया। इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना दिया, उससे से कर देंगे डिवाइड, 5:7:4, यानी 5 7 और 4, और मैं इसे काटूंगा 5 निम 45, 7 छिंग 42, 4 सत्ते 28, तो क्या है? 9 6 और 7 आया। 9:6:7 ये रहा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो x+9 और x² के बीच माध्य अनुपातिक क्या है, यानी मीन प्रोपोर्शन पूछा है। कीजिए एक बार खुद। इसका मैं एक बेस्ट तरीका बताऊंगा। देखो आप चाहो तो इसे बिल्कुल बेसिक से कैसे करोगे, इन चारों संख्याओं में से आप x घटाओगे, x घटाने के बाद, ठीक, मानो ये संख्या ये बनी, जो भी बनी कुछ भी, जैसे 19 माइनस एक्स, ठीक है, फिर क्या 28 माइनस एक्स, ठीक, फिर है 55 माइनस एक्स, फिर है 91 माइनस एक्स। तो इस प्रकार संख्या बनेंगी। आप फिर इन्हें कैसे लिखोगे? इस प्रकार 19 माइनस एक्स 28 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ 55 माइनस एक्स और यहाँ 91 माइनस एक्स। आप फिर हिसाब से सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे नहीं करने होते। अब इसका मैं सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करते हैं। देखो ये चार संख्या दी हैं, 19
19, 28 और 55 और 91, ये दिए 4 संख्या। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दो संख्याओं का क्या निकालो, अंतर। 28 में से 19 जाएगा तो बचेगा 9, यहां से निकलेगा रेशो, रेशो निकलेंगे, ध्यान रखना इन दोनों के। 91 में से 55 जब हम घटाएंगे, यानी 11 से 5 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3, तो ये आएगा 9/36 से हम काट भी सकते हैं, यानी 9 से काटूंगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो ये आएगा 1/4। इनका निकालेंगे डिफरेंस, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, थोड़ा ध्यान समझना। 4 की मल्टीप्लाई करूंगा 19 में, यानी कि 19 मल्टीप्लाई 4, इसका भी डिफरेंस निकालना। 1 की मल्टीप्लाई करूंगा 55 में, 1 मल्टीप्लाई 55, तो यहाँ से 3 की वैल्यू जो आएगी 19 चौक 76 माइनस 55 एकम 55। 76 में से अगर हम 55 घटाएंगे तो यहाँ से 3 की वैल्यू क्या आएगी, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा 2, तो 3 की वैल्यू आई है हमारी क्या, 21। तो इसे काटूंगा 7 बार, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। जो ये 1 की वैल्यू आई है ना 7, यही हमारी क्या, x की वैल्यू, ठीक है, जो हमने संख्या में घटाई है। देखो इस क्वेश्चन में तो पूछा था घटाना, अगर यहाँ ये भी कहता ना कि x से बढ़ाई जाती है वो, तब भी हम इसी प्रकार करते। तो जो x की वैल्यू है हमारी वो आ गई 7, ठीक। अब देखो, अब जो भी पूछा निकाल सकते हैं, x प्लस 9 यानी 7 और 9 16 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, इनका पूछा था मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन इस प्रकार निकालते हैं। माना दो संख्या है ए बी, ठीक, इनका निकालना मीन प्रोपोर्शन यानी माध्य अनुपात, तो वो इस प्रकार निकालते हैं ना। तो बस 16 का होता है 4, इसका होगा 7, 4 सत्ते 28, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 28 आना चाहिए। तो 28 दिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो दिस क्वेश्चन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, देखो बढ़िया, ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले कितनी बार करवा दिया ये क्वेश्चन, तो हाँ, इसमें कह रहा है कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों को औसत वजन 107 किलोग्राम है, जब कोच को जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम तक बढ़ जाता है, कोच का वजन किलोग्राम में क्या है। बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा देखो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है फिर करना है। देखो मैं चाहूँ तो इसे बिल्कुल बेसिक से भी करवा सकता हूँ, इसका एडवांस तरीका भी है, दो तरीके हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, आप इसे बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा टाइम लेगा क्वेश्चन। 11 खिलाड़ियों का औसत वजन है 107, यानी 11 खिलाड़ियां उनका औसत वजन है 107, ठीक है। इसमें जोड़ा कोच, और हमने जब कोच जोड़ दिया, कोच का वजन है मानो x, तो जो टोटल एवरेज है वो हमारा हो जाता है 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम का मतलब 108 हो जाता है, तो टोटल का मतलब अब हो गए 12 जन। तो बस ऐसे कर सकते हैं, देखो कितना आसान है। तो यहाँ से 11 सत्ते 77, 11 एकम 11 ये आया, प्लस x 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, ठीक। x की वैल्यू निकालेंगे तो यानी 1296 माइनस 1177, इसे घटा लो बस। देखो 16 में से 7 जाएगा 9, ये है 9, ठीक। 8 में से 7 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 119। तो इसका मतलब कोच का वजन कितना, 119 है, ठीक। तो ऑप्शन कहाँ है, 119 ये रहा। तो 119 इज द राइट आंसर। अब देखो आप चाहो तो इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते, तो वो भी सीखो, थोड़ा ध्यान से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसने बोला जो 11 खिलाड़ियां उनका वजन है, उनका एवरेज है 107 किलोग्राम, उसमें कोच का वजन और इंक्लूड कर दिया, तब 1 किलोग्राम से वजन बढ़ गया, ठीक है। तो यही तो बोला है, तो कोच का वजन हमें बताना है। अब देखो आप 1 किलोग्राम बढ़ने का मतलब 108 किलोग्राम हो गया, हमने कोच का वजन 108 किलोग्राम ही मान लिया, ठीक। कोच का वजन है 108 किलोग्राम, ठीक। तो जो 1 किलोग्राम वजन बढ़ा है 11 खिलाड़ियों का, ठीक। तो हमने माना कोच ने तो वजन दिया होगा वो अपना वजन, तभी तो उनमें सब में बटा 11 खिलाड़ियों में वो, तो इसका मतलब 1-1 किलो वजन जो है वो 11 खिलाड़ियों में बट गया हमारा, जो कि कोच का ही वजन था। तो 108 में हमें 11 और जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 119 ही आएगा। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, ये हमारी डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन हो गए 20 के 20। अब बताना वीडियो आपको कैसी लगी है और आपके समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप हमारी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप आसानी से सिलेक्शन ले जाओगे। आपके 25 में से 25 भी स्कोर आएगा मैथ में, क्योंकि टाइम सफिशिएंट होता है,
ग्रुप डी के एग्जाम में 90 मिनट मिलती है, तो बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो अब बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।